जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा शब्द के भेद। और शब्द के 4 भेदों में से एक भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम व उद्भव के आधार पर शब्द के 5 भेद, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में जाना। आज हमें करना है रचना, बनावट, संरचना, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, आकृति के रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और ये जो शब्द के भेद हैं हमारे, ये होते हैं 3। इनमें से एक भेद हमारा रूढ़ शब्द होता है, दूसरा भेद हमारा यौगिक शब्द होता है, और तीसरा हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, इनमें से जो रूढ़ शब्द होते हैं जिन शब्दों के खंड, जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर, खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हो। तीसरा, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे, वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, सेना, कक्षा, भीड़, बैल, वस्त्र और गाड़ी।
प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो। अब जैसे यहाँ पानी शब्द आया है तो इसके हमने यहाँ टुकड़े किए, सेना के भी खंड कर लिए, कक्षा शब्दों को भी दो भागों में बांट लिया, भीड़ को भी अलग अलग कर लिया, बैल को दो भागों में बांटा, वस्त्र के भी खंड कर लिए और गाड़ी शब्द के भी टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने पर किसी भी भाग का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो रूढ़ शब्द की सबसे अच्छी पहचान हमारी यही है कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, खंड करने पर कोई भी अर्थ, कोई सेंस, कोई भाव ना निकले। तो पानी, सेना, कक्षा, भीड़, बैल, वस्त्र, गाड़ी, ये इस तरह के सारे शब्द हमारे क्या कहलाए? रूढ़ शब्द। अब पानी कहते ही हम केवल उसी वस्तु पदार्थ को समझे हैं जो प्यास बुझाने के काम में लाया जाता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी कहते ही आपको एक अलग तरह का लिक्विड, कोई अमृत, कोई दवाई, कोई दही, दूध, लस्सी, छाछ, इनमें से किसी का भी बोध, ज्ञान नहीं होता है। पानी आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाके मांगोगे तो अगर वो आपको पानी ही मिल रहा है तो इसका मतलब पानी शब्द किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो चुका है। लेकिन पानी कह के अगर आपके हाथ में एक गिलास दूध आ जाए, एक गिलास चाय आए, तो इसका मतलब वहां दूसरी जगह वहां पानी को चाय या फिर दूध की सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में जाओ या आप दुकान पे जाओ और वहां आप कह रहे हो कि एक बोतल पानी दे दो, और वो उठा के आपको पानी की ही बोतल दे रहा है, किसी और दूसरी चीज की बोतल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी शब्द पर्टिकुलर किसी एक वस्तु पदार्थ के लिए रूढ़ हो चुका है। जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोका कोला की, पेप्सी, थम्स अप, वो भी पानी ही होता है, लिक्विड ही होता है। लेकिन आप किसी दुकान पे जाके ये नहीं कहते हो कि मुझे कोका कोला का पानी दे दो, पेप्सी का पानी दे दो, या थम्स अप का पानी दे दो, ड्यू का पानी दे दो। तो वहां जब आप कोका कोला मांगोगे तो आपको कोका कोला वाली मिलेगी, पेप्सी है तो पेप्सी है, ड्यू तो ड्यू, ठीक है। यानी कि जो ब्रांड आपने वहां बोला है वो ब्रांड भी किसी एक वस्तु पदार्थ के लिए रूढ़ हो चुका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक पहचान तो ये थी कि टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं हो। सेना भी व्यक्तियों का समूह है, कक्षा भी व्यक्तियों का समूह है, भीड़ भी व्यक्तियों का समूह है। ये तीनों शब्द व्यक्तियों के समूह के रूप में आ रहे हैं। लेकिन सेना कहने से आप कक्षा और भीड़ नहीं समझते, भीड़ कहने से कक्षा और सेना नहीं समझते, कक्षा कहने से भीड़ और सेना नहीं समझ पा रहे हो। इसका कारण क्या है? सेना कहते ही आपके जहन में केवल एक ही चीज आती है, और वो है जो कानून की हिफाजत रखता है, जो सुरक्षा को प्रदान करता है, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, उसको हम सेना कह रहे हैं। कक्षा कहते ही जहां पढ़ने और पढ़ाने का काम हो। भीड़ कहते हैं जो किसी एक प्रयोजन, किसी एक उद्देश्य, किसी एक लक्ष्य के लिए कहीं पर इकट्ठी हुई हो तो उसको हम क्या कह रहे हैं? भीड़ कह रहे हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी एक शब्द से एक ही भाव, एक ही सेंस का में हम उसको प्रयोग करते आए या टुकड़े करने पे उसका कोई अर्थ ना हो, तो वे सारे के सारे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये पहले वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हुई। जो शब्द परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हो तो वे क्या कहलाते हैं? जैसे हमने कहा कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बाल्टी, कबूतर, चूहा। अब इनको भी आप कहीं से भी अलग करोगे, तोड़ोगे तो कोई मीनिंग नहीं होगा। यहां हमने अलग कर लिया इसको, एक कंडीशन तो यही हो गया।
दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भो भो की साउंड निकालता है उसको हम कुत्ता कह रहे हैं, जो म्याऊं म्याऊं करती हैं उसको बिल्ली कहते हैं। तो म्याऊं म्याऊं करने वाले को कभी भी कुत्ता या दूसरे किसी जानवर के रूप में हमने प्रयोग नहीं किया। उसके दो रीजन है। एक तो हमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए शब्द, जो भों भों की आवाज कर रहा था हमारे दादाजी उसको कुत्ता कह रहे थे, हमारे फादर भी उसे कुत्ता कह रहे थे, हम भी कुत्ता कह रहे हैं, और हमारी जो नई जनरेशन है वो भी कुत्ता ही कह रही है। अब वो पूंछ वाला कुत्ता भी हो सकता है, बिना पूंछ वाला भी हो सकता है। तो हम कभी भी बिल्ली को कुत्ता या चूहा नहीं कह सकते, और चूहे को कभी भी कुत्ता और बिल्ली नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द ट्रांसफर हुए हैं। तो जब हम ये कहते हैं किसी भी बच्चे को कि ये यहाँ हाथी जा रहा है, तो हम कभी भी उसको घोड़ा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि जो विशालकाय शरीर वाला होता है ये हाथी होता है, ये घोड़ा होता है, और ये गधा होता है, और ये खच्चर होता है। हमें इनमें भी अंतर पता है। तो हाथी कहने से घोड़ा और घोड़ा कहने से आप हाथी नहीं समझते हो। शब्द के टुकड़े करेंगे तो इनका भी कोई मीनिंग नहीं होगा, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन हमें ये हाथी हमारी पीढ़ी ने, जो हमारे से पहले थे, हमारे फादर, हमारे दादा दादी, हमारे जो टीचर थे, हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने बताया कि इस वाले जानवर को हाथी कहते हैं, इस वाले को कहते हैं घोड़ा, और वो चीज हम बचपन में सीख जाते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ चीज ऐसी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई, ट्रांसफर की गई। अब ऐसा नहीं है कि आप भारत में कहीं भी जाओगे कुत्ते को कुत्ता बोला जा रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे तो आप डॉगी कहोगे, वो अलग बात है। लेकिन आप कभी भैंस को कुत्ता या बिल्ली नहीं कह सकते हो, क्योंकि रूढ़ है। बाल्टी शब्द का प्रयोग वैसे पुर्तगाली शब्द है, लेकिन हमने सबसे पहले किसी एक ऐसी आकृति जो नीचे से थोड़ी चौड़ाई में कम थी, ऊपर से ज्यादा थी, उसमें हैंडल लगा हुआ था, तो उस वस्तु को हमने सबसे पहले बाल्टी के रूप में सुना और हमने ग्रहण कर लिया अपने पहले वाली पीढ़ी से। तो इसीलिए ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाए, रूढ़ कहलाए। क्यों? क्योंकि इन पे दो कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो जिन शब्दों के खंड टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जो शब्द परंपरा से एक पीढ़ी से के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हो, और जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे और आज किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनको भी प्यारे दोस्तों हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है कुसार्ग, वर और चिरंजीवी। तो ये कुसार्ग है, वर है, चिरंजीवी है, पहले ये अलग सेंस में प्रयोग हो रहे थे। कुसार्ग कहते थे घास को लाने वाला, जो घास के आगे वाले भाग को काट के ले आता था उसको कुसार्ग कहते थे। और आज कुसार्ग का जो प्रयोग कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, तेज बुद्धि। तो इसका मतलब ये भी रूढ़ है, पहले किसी अलग सेंस के लिए रूढ़ था, आज किसी अलग सेंस के लिए रूढ़ है। यहाँ पे वर का पहले अर्थ था श्रेष्ठ, और आज जो वर का अर्थ है, आज वर का अर्थ है दूल्हा। पहले चिरंजीवी का जो अर्थ था वो दीर्घ आयु वाला जानवर, दीर्घ आयु जानवर को हम चिरंजीवी कहते थे। लेकिन आज के डेट में जो हम चिरंजीवी कह रहे हैं वो दूल्हे का विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? दूल्हे का विशेषण। वो क्या कहलाता है? चिरंजीवी। तो ये कुसार्ग का हम प्रयोग करते हैं। कुछ कहते हैं घास को। पहले आपने देखे होंगे नदी के, नालों के, नहर के नजदीक सरकंडे होते थे, जिनसे पहले समय में इन मार्कर की कलम और पेन की जगह जो है इंक में डाल के जो बनाई जाती थी, ये कलम वो इंक में डाल के लिखा जाता था, तो उन सरकंडों की ही वो कलम बनाई जाती थी। छान छप्पर जो बनते थे, झोपड़ियां जो बनती थी, उसी कांस की, उस दूब की, उन सरकंडों की पत्तियों की बनती थी। और वो इतनी पैनी होती थी कि जैसे ही थोड़ा सा हाथ टच किया तो वो काट देती थी, चीर देती थी। तो जो बिना कटे, बिना चिरे, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए बड़ी ही कुशलता पूर्वक ऊपर से उन पत्तियों को काट के ले आता था
उसको कुसार्ग कहा जाता था, क्योंकि उन्हीं से छान छप्पर, झोपड़ी और आश्रम बनाए जाते थे। तो घास को लाने वाले को क्या कह रहे हैं हम? कुसार्ग कह रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में कुसार्ग का प्रयोग हम तीक्ष्ण बुद्धि के लिए कर रहे हैं। कोई चतुर बालक है, तीक्ष्ण बुद्धि बालक है, उसको कहते हैं कुसार्ग। तो पहले इस शब्द का प्रयोग एक अलग सेंस में हो रहा था, आज इसका प्रयोग एक अलग सेंस में हो रहा है, इसलिए यह भी रूढ़ कहलाता है, क्योंकि पहले अलग सेंस में था और अब अलग सेंस में। पहले वर का अर्थ होता था श्रेष्ठ, तो जो वरमाला जो शब्द हैं वो श्रेष्ठ के लिए माला होती थी। पहले रानियों की या लड़कियों की जब शादी होती थी तो 10-15 राजाओं को न्योता दिया जाता था राज दरबार में उपस्थित होने का। 10, 15, 20 राजा आते थे, लाइन में बैठ जाते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है, ऐसे बैठ जाते थे, 9 और ये 10। रानी आती थी और इनके आगे से हाथ में माला लेके चलती थी। अब इनके बारे में रानी को पहले से ही बता दिया जाता था कि किसके पास कितना धन है, राज्य का कितना विस्तार है और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कौन क्या काम करता है, वो सब कुछ पहले से रानी को बता दिया जाता था। अब वो रानी की मर्जी है, जिसको स्वयंवर कह रहे थे हम, वरमाला वर के लिए थी, श्रेष्ठ के लिए थी। अब वो पहले राजा के आगे जाएगी, देखेगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवे और 10 को क्रॉस करेगी। अब यह ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से उनको छठे वाला ये अच्छा लगा, इसी के गले में जो है वरमाला पहना लेते थे। तो वर मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ के लिए माला होती थी उसको वरमाला कहते थे। तो यहां वर का अर्थ क्या था? पहले समय में श्रेष्ठ था, और आज के समय में वर का अर्थ क्या है? दूल्हा है। अब वो अलग बात है कि उसने छठे को चुना, ये श्रेष्ठ था कि नहीं था, वो तो बाद में पता चलता है 1-1.5 साल बाद। तो पहले समय में वर का प्रयोग किसके लिए होता था? श्रेष्ठ के लिए। और आज के टाइम में हम दूल्हे के लिए प्रयोग करें। चिरंजीवी शब्द का प्रयोग दीर्घ आयु वाले जानवर को कहते थे पहले। डायनासोर सबसे ज्यादा आयु को प्राप्त करता था, लंबी आयु जीता था, इसलिए चिरंजीवी डायनासोर के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन आज दूल्हे के विशेषण के लिए प्रयोग करते हैं। मान के चलो किसी संजीव नामक लड़के की शादी हो रही है तो उसको लिखेंगे चिरंजीव संजीव। क्लियर? तो यानी कि ये जो संजीव है दूल्हा, इसके विशेषण के रूप में प्रयोग किया। चिरंजीव मतलब दीर्घ आयु को प्राप्त करे। ऐसे आयुष्मती लिखते हैं, जो भी लड़की का नाम होता है उससे पहले जब उसकी शादी होती है, जो शादी के जो कार्ड होते हैं, तो लड़के के लिए उसमें चिरंजीवी विशेषण का और लड़की के लिए आयुष्मती का प्रयोग होता है, और दोनों का एक ही सेंस है, लंबी आयु को प्राप्त करना। तो पहले समय में चिरंजीवी दीर्घ आयु जानवर को कह रहे हैं, आज दूल्हे का विशेषण है। इसका मतलब दूल्हा क्या है? डायनासोर है या दीर्घायु वाला जानवर है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहले अलग सेंस में प्रयोग हो रहा था और आज अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अगर रूढ़ शब्द समझ में आए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद हमें कंप्लीट करने हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की क्या खासियत है? एक शब्दांश के साथ में कोई शब्द आ जाए, इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग के साथ में कोई शब्द आ जाए तो वो यौगिक बनेगा, क्योंकि शब्दांश किसे कहते हैं? उपसर्ग को। दूसरी कंडीशन, शब्द के बाद में कोई शब्दांश आ जाए, या ये कहेंगे हम यहां शब्द के बाद में कोई प्रत्यय आ जाए, वो बात तो एक ही है, वो भी क्या बनाएंगे? यौगिक शब्द। तीसरा, शब्द के साथ में कोई एक और शब्द आ जाए, शब्द के साथ में कोई एक और शब्द आ जाए तो वो भी क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। शब्द के साथ में कोई एक शब्द आएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। इसके बाद जितने भी आपने संकर शब्द पढ़े हैं, संकर शब्द,
वो भी क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। समास के सभी उदाहरण, समास के सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास को छोड़कर, किसको छोड़कर? बहुव्रीहि समास को, बहुव्रीहि समास को छोड़कर समास के जो उदाहरण हैं वो भी यौगिक के। अब मान के चलो यहां हमने ले लिया आजीवन, प्रतिदिन, इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। यहां हमने ले लिया बचपन, मिठास, सुंदरता, इनमें प्रत्यय लगा हुआ है। यहां शब्द के साथ शब्द आ गया माता पिता, धीरे धीरे, दिन रात, ये भी यौगिक है। यहां संकर शब्द ले लिया हमने कोई भी, रेलगाड़ी, जांच करता, अजायब घर, ये भी यौगिक है। यहां समास का उदाहरण लिया कोई भी, यहां शब्द ले लिया आजन्म, निर्धनी, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यहां शब्द ले लिया हमने राम लक्ष्मण, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। यहां हमने ले लिया पंचांग, ये द्विगु समास के उदाहरण है। यहां हमने ले लिया राजकुमार, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास को छोड़ के समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द यौगिक इसलिए हैं क्योंकि इनमें पहला ये शब्दांश है जो उपसर्ग के रूप में आए हैं, बाद में ये शब्दांश हैं जो प्रत्यय के रूप में आए हैं। यहाँ ये सारे दो शब्द हैं तो ये भी यौगिक हैं। यहाँ रेलगाड़ी संकर शब्द जांच करता, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, जांच यहाँ पे हिंदी का, करता संस्कृत का, अजायब यहाँ उर्दू का, घर हिंदी का। तो जितने भी संकर शब्द हैं वो भी तो दो शब्दों से मिलके बनते हैं, और जो दो शब्दों का योग है वो यौगिक है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये यौगिक है क्योंकि इसमें दो तत्व है, इसीलिए वो यौगिक तत्व है। ऐसे ही जो यौगिक शब्द बनते हैं उसमें दो शब्दों का योग होता है। जैसे यहाँ दो तत्वों का योग है तो साधारण नमक बना सोडियम क्लोराइड। ऐसी समास के उदाहरण ये क्या है? यहाँ पे नि अव्ययी भाव समास, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास, द्विगु समास, राजकुमार तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि समास को छोड़ के जो समास के 6 भेद होते हैं उनमें से बहुव्रीहि समास को छोड़ के बाकी समास के सारे एग्जाम्पल यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब इनका तो टुकड़े करने पे अर्थ हो रहे हैं, इसीलिए ये रूढ़ नहीं है, और बाकी इनमें तमाम ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बने, जितने भी समास वाले शब्द हैं बहुव्रीहि समास को छोड़कर, और जितने भी संधि वाले शब्द हैं वे सारे के सारे हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। कोई भी शब्द ले लो आप, आपने यहां नरेंद्र शब्द लिया, परोपकार शब्द लिया, पवन शब्द लिया, जगदीश शब्द लिया, और यहां आपने दुर्दशा शब्द लिया। इनमें सब में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के जितने भी एग्जाम्पल है, क्योंकि संधि होती है दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। तो जहां दो पुराने शब्द होंगे और उनके दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर
उनसे कोई नया शब्द हम बनाएंगे तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? वो संधि। और संधि के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? यौगिक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर आएंगे? यौगिक के अंदर। दीक्षा कह रही सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दीजिए। अब ये भी क्वेश्चन ही है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा यौगिक है कौन सा यौगिक नहीं। आज जब करवाते हैं तब लाइव आते नहीं हो। तो हिंदी भाई अरुण सर पर है जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे टॉपिक वाइज हम हिंदी करा रहे हैं। रात के 9 बजे रोज मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। हर क्लास में बताते हैं लास्ट में। लेकिन समस्या यही होते हैं कि जब लाइव नहीं पढ़ाएंगे उधर आके यूट्यूब पे, तब तो सर जी आप लाइव आ जाइए और हमें प्रैक्टिस करा दीजिए, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम नहीं है। अब टीचर फ्री हैं, टीचर के पास टाइम है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। तो DSSB के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, सुपर टेट यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे कराते हैं। यूपी टेट वाले तमाम कैंडिडेट जो यूपी टेट देंगे, जो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सुपर टेट में यूपी टेट के नंबर काउंट होंगे, सी टेट वैलिड माना ही नहीं जाएगा वहां। तो इसीलिए यूपी टेट तो आपको देना पड़ेगा अगर आप यूपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो मैंने पहले जो 10 क्लास अभी हाल फिलहाल ली 15-20 दिन पहले, उसमें सारे के सारे यूपी टेट के ही क्वेश्चन कराए हैं। और उसमें जो 10 क्लासें ली और उसमें जो मैंने 50-50 क्वेश्चन में लेके आया, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी टेट के अंदर, तो वे सारे प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने वहां करा दिए। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, तो वे 500 क्वेश्चन हो गए। और उन 500 क्वेश्चन में से मैं दावा करता हूं अगर आप यूपी टेट दोगे तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, जो ये सारी कंडीशन सारी चीज बता रहा हूं। अब फिर उसके बाद मैंने एक और सीरीज शुरू की वहां पे 50-50 सीरीज, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है मैं 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करा रहा हूं। तो वहां पर मैं सारे के सारे DSSB के PRT TGT PGT के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में होने वाले सारे क्वेश्चन से लेके आ रहा हूं। लेकिन आपके अलावा सारे बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान के चलो आपने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है या कुछ टॉपिक आप आने वाले समय में पढ़ोगे, तो शाम को जो 8 बजे क्लास होती है हिंदी की, वो केवल और केवल टीचिंग वाले बच्चों की है। हालांकि वही कोर्स आपका बाकी सारे दूसरे एग्जामों में भी आता है जो नॉन टीचिंग के एग्जाम है, लेकिन मैंने जानबूझ के सिलेक्शन दरबार पे केवल टीचिंग वाले बच्चों के सिलेबस को ही कंप्लीट करने की ठानी है कि मैं 1.5-2 महीने के अंदर उधर वहां प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन है कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और जिसको पढ़ना है टॉपिक वाइज, वो 9 बजे क्लास हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर ले, ठीक है, वहां मैं टॉपिक वाइज चीजों को लेके चल रहा हूं और इनकी मैं प्रैक्टिस वहां पे करा चुका हूं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो यौगिक शब्द हैं उसकी कंडीशन क्या है कि जितने भी शब्द उपसर्ग से बने यौगिक हैं, जितने भी शब्द प्रत्यय लग के बने यौगिक हैं, जितने भी संकर शब्द है सारे यौगिक हैं, समास के सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास को छोड़ के यौगिक हैं, और संधि जितने भी शब्दों में हैं वे संधि वाले सारे शब्द भी यौगिक हैं। इसके बाद तीसरा जो भेद है यहाँ वो है योग रूढ़ शब्द। वो क्या है? योग रूढ़ शब्द का। योग रूढ़ शब्द कहाँ होते हैं? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल, समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। जहां पहले दो शब्दों का
जहां पहले दो शब्दों का योग हो, जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर किसी, जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, अर्थात तीसरे शब्द की विशेषता बताएं। तीसरे शब्द की विशेषता बताए। वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द। 10 और आनन का योग कर लिया 10 आनन के रूप में। तो पहले ये दो अलग अलग शब्द थे, 10 और आनन। आनन कहते हैं मुख को। तो दशानंद दो अलग अलग शब्दों से मिलके क्या बन गया? योग। और किसके लिए रूढ़ हो गया? रावण के लिए, तीसरे के लिए। इसी को योग रूढ़ कहते हैं। पहले दो शब्दों का योग हुआ, फिर तीसरे के लिए रूढ़ हुआ, तीसरे की विशेषता बताई, और वो है रावण। इन्हीं को बहुवीरी समास के भी उदाहरण कहते हैं, और यही बहुवीरी समास के उदाहरण सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण होते हैं। जैसे यहां शब्द आ गया हलधर, चक्रधर, गदाधर, शूलधर, वीणापाणी, चक्रपाणी, शूलपाणी, वर्जपाणी। दिगंबर, श्वेतांबर, बागांबर, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुरानन, पंचानन, षडानन। नीलांबर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, महाकाल, मृत्युंजय, बागांबर, शूलपाणी, गजानन, गजोदर, लंबोदर, एकदंत, मुसकवाहन, श्रीदेव, देवश्री।
तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द जो प्रयोग होते हैं ये भगवान शिव के लिए आते हैं। ये बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं और योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची गणेश के हैं। ये बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं, ये गणेश के पर्यायवाची भी हैं, और ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। वो उसकी मर्जी, वो इनको पर्यायवाची में पूछे, शाब्दिक अर्थ में पूछे, वो इनको संधि में पूछे, समास में पूछे, वो इनको योग रूढ़ में पूछे, या बहुवीरी समास के एग्जाम्पल के रूप में पूछे। तो यहाँ आपको पर्यायवाची भी कराए जा रहे हैं, शाब्दिक अर्थ भी बताए जा रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बताए जा रहे हैं, योग रूढ़ भी बताए जा रहे हैं। ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं हलधर, ये किसके लिए आता है? बलराम। और ये किसके लिए आता है? विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गदाधर हनुमान या फिर भीम। शूलधर, त्रिशूल को कौन धारण करता है? भगवान शिव। वीणापाणी सरस्वती। चक्रपाणी विष्णु। शूलपाणी भगवान शिव। वर्जपाणी इंद्र, वर्ज हाथ में जिसके हैं। दिगंबर जैनी, जैन मुनि। श्वेतांबर सरस्वती या जैन मुनि। बागांबर भगवान शिव बाघ की खाल पहनते हैं। चतुर्मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं वाले विष्णु। चतुरानन, चार आनन जिसके हैं ब्रह्मा जी। और पंचानन हनुमान, हनुमान के 5 मुख। षडानन कार्तिके, गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का पहला लड़का। ये यहाँ पे पहले 2 शब्दों का योग हुआ है और तीसरे के लिए रूढ़ हुए। यहाँ भी पहले 2 शब्दों का योग अधिक और अंबर तीसरे के लिए रूढ़ हुए, इसीलिए कहलाए योग रूढ़। यहाँ नील और कंठ और फिर तीसरे के लिए रूढ़ हो गए। यहाँ गज और आनंद तीसरे के लिए रूढ़ हो गए गणेश। इसी वजह से ये सारे बहुवीरी समास का भी उदाहरण है, ये सारे के सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण है, और यही कंडीशन आपको बताई गई। बहुवीरी समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं, जहाँ पहले 2 शब्दों का योग हो फिर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, अर्थात किसी तीसरे की विशेषता को बताए। कैसे? पीत और अंबर दोनों मिलके पीतांबर बना, और किसके लिए रूढ़ हो गए? विष्णु के लिए। किसके लिए रूढ़ हो गए? विष्णु के लिए। ये 2 शब्दों का योग तीसरे के लिए रूढ़ कहलाए योग रूढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये आपकी योग रूढ़ की कंडीशन थी, ये आपकी यौगिक की कंडीशन थी, और ये आपकी रूढ़ की कंडीशन थी, और आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिस टॉपिक का नाम है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रचना बनावट के आधार पे शब्द के भेद। अगर यहां तक ये चीजें कंप्लीट हो गई है, सारी चीज क्लियर हो गई है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द का दूसरा भेद रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पे। तो यानी कि जो शब्द की रचना करते हैं, हम बनाते हैं उनको, उन्हीं को हम बनावट या संरचना या आकृति कहते हैं। इनके आधार पर शब्द के दूसरे भेद में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो अगर इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं तो फिर आप YouTube पे जाइए, वहां हिंदी बाई अरुण सर और सिलेक्शन दरबार दोनों पे, फिलहाल मैं हिंदी करा रहा हूं,
आगे भी हिंदी बाई अरुण सर पे केवल हम हिंदी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन दरबार पे बाकी दूसरे सब्जेक्ट लेंगे। अब ये जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए केवल वे ही रूढ़ होंगे, केवल वे ही यौगिक होंगे, ठीक है। इनके अलावा भी जो ये कंडीशन मैंने बताई, अगर ये किसी पे अप्लाई हो रही है तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस शब्द के दूसरे वेदों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। शब्द का तीसरा भेद। शब्द का तीसरा भेद क्या है? शब्द का तीसरा भेद है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं दो। विकार, परिवर्तन, रूप व रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद। एक भेद के अंतर्गत आते हैं विकारी शब्द। क्या आते हैं? विकारी शब्द, जिसको हम पदबंध कहते हैं, जिसको हम पदबंध कहते हैं। और दूसरे जो भेद हैं वो होते हैं अविकारी शब्द। दूसरे क्या होते हैं? अविकारी शब्द, जिनको हम अव्यय और निपात कहते हैं। अव्यय और निपात। विकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ने पर जो परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके ऊपर किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसे होते हैं ऐसा ही उनका सभी लिंगों, वचनों, पुरुषों में प्रयोग हो, वो अविकारी कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इन विकारी शब्दों के अंतर्गत जो 4 प्रकार हैं उसमें एक आते हैं हमारे संज्ञा शब्द, दूसरे आते हैं सर्वनाम, तीसरे आते हैं हमारे विशेषण और चौथे आते हैं क्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। क्लियर? हाँ, करवा देंगे निकिता। वो जो प्रयत्न के आधार पर स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो भी करवाएंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन के दौरान जब हम सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं तो उन सेंटेंसों के अंदर जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव है, कुछ देशी है, कुछ विदेशी है, तो कुछ संकर है। और जब हम उनको तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर की दृष्टि से नहीं देखते तो फिर उनमें से कुछ शब्द रूढ़ है, कुछ यौगिक है, कुछ योग रूढ़ है। और जब हम उसको इस दृष्टि से भी नहीं देखना चाहते तो फिर सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले शब्द कुछ संज्ञा है, कुछ सर्वनाम है, कुछ विशेषण है, तो कुछ क्रिया के रूप में आए हैं। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं है वो अव्यय और निपात है, जिनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विषम्य बोधक अव्यय। विषम्य बोधक अव्यय। और पांचवा होता है निपात अव्यय। अब ये कहोगे आप सर जी आपने तो वहां ऊपर 4 ही भेद लिखे हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अव्यय के 4 ही भेद होते हैं जो स्टार्टिंग में लिखे हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी अव्यय का एक 5वां भेद मानते हैं जिसका नाम है निपात अव्यय। उसको क्या कहेंगे हम? निपात अव्यय। अगर आपसे पूछे जाए अविकारी शब्द अव्यय के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 5 भी है 4 भी है, तो राइट आंसर 5। और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तो राइट आंसर 4। जब पूछा जाए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अविकारी शब्द अव्यय के भेद बताइए, तो राइट आंसर 4। और जब किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद बताइए, तो चाहे ऑप्शन में 4 ही क्यों ना हो, राइट आंसर 5। तो ये मैटर करता है कि किसका नाम देके आपसे क्या चीज पूछी गई है। इसके बाद जो ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं, और इन 4 भेदों में एक भेद होता है प्यारे दोस्तों हमारा कालवाची। कालवाची क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची। और तीसरा होता है परिमाणवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। और चौथा होता है रीतिवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो आपको ये ध्यान रखना है ये 4 भेद क्रिया विशेषण के, ये संबंध समुच्चय विषम्य के नहीं है। तो ये 4 भेद किसके हैं? क्रिया, कालवाची क्रिया, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची। भेदों से संबंधित सारे प्रश्न आपके सामने लिखे हुए। संज्ञा के मूल भेद 3 और कुल भेद होते हैं 5। मूल भेदों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा आती है, और कुल भेदों में 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के बाद समूहवाचक और द्रव्यवाचक आती है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। रचना क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अर्थ के आधार पे 8 और प्रयोग के आधार पे क्रिया के 10 भेद होते हैं। रचना के आधार पे 2, अर्थ के आधार पर 8 और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 10 भेद क्रिया के होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने प्रश्न है, ये सब भेदों वाले प्रश्न हैं। अब क्वेश्चन क्या बना? विकार, परिवर्तन, रूप या रूपांतरण के आधार पे शब्द का भेद, राइट आंसर 2। कौन से भेद विकार के आधार पे शब्द के भेदों के अंतर्गत आते हैं? विकारी और अविकारी। पदबंध किसे कहते हैं? विकारी शब्दों को। विकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? पदबंध। अविकारी शब्द के अंदर कौन से शब्द आते हैं? अविकारी, अर्थात, अव्यय और निपात। विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? भेद होते हैं 4। कौन सा भेद विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन सा विकारी शब्दों का भेद नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को छोड़ के जो भी आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी का भेद नहीं है? तो इन 5 को छोड़ के जो भी आ जाए वो अविकारी का भेद नहीं है। कौन सा अविकारी अर्थात अव्यय के भेदों में आते हैं? तो ये 5 जो होते हैं अविकारी अव्यय के भेदों में आते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल, स्थान, परिमाण और रीति। जो समय का ज्ञान कराए वो कालवाची, जो स्थान प्लेस का ज्ञान कराए स्थानवाची, जो क्वांटिटी का ज्ञान कराए वो परिमाणवाची, और जो कार्य के होने के तरीके, शैली, ढंग को बताए वो कहलाता है रीतिवाची। जैसे आज कालवाची है, आज, कल, परसों। इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे स्थानवाची है। परिमाणवाची थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक परिमाणवाची है। धीरे, तेज और जल्दी, अचानक, ये सब रीतिवाची अव्यय कहलाते हैं।
तो हम सेंटेंस के अंदर कुछ शब्दों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में लेते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया नहीं है सेंटेंस में, वे या तो अव्यय होंगे या फिर वे निपात शब्दों के रूप में आ रहे होंगे। अव्यय निपात में अंतर होता है, दोनों अविकारी जरूर होते हैं, लेकिन निपात का प्रयोग हम भी, तो, न, ना, नहीं, मात्र, केवल, सिर्फ इस रूप में करते हैं, स्वयं, स्वतः, खुद के लिए। जबकि अविकारी का प्रयोग कल, परसों, आज, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, और साथ के साथ हम अचानक, धीरे, जल्दी, एकाएक, सहसा, धड़ाधड़, फटाफट के रूप में करते हैं। तो ये थे भेदों से संबंधित प्रश्न। अब आपको इसमें से जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है पहले विकारी शब्द। क्या कंप्लीट करना है? विकारी शब्द। विकारी शब्द की डेफिनेशन क्या है? विकारी शब्द या पदबंध, इसी को हम क्या कहते हैं? पदबंध। कितने प्रकार के होते हैं पदबंध? 4 प्रकार के। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि में परिवर्तित हो जाए, आदि में परिवर्तित हो जाए, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का प्रभाव, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का प्रभाव पड़ने पर जो बदल जाते हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़की और लड़के। सर्वनाम में मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। विशेषण सुंदर, सुंदरी। क्रिया पढ़, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। तो संज्ञा शब्द लड़का है, तो इससे लड़का से क्या बन गया दोस्तों? लड़की बन गया स्त्रीलिंग में, बहुवचन में लड़के। में से मेरा, मेरी, मेरे बन गया, लिंग वचन में बदल गए।
विशेषण सुंदर से सुंदरी बन गया। क्रिया से पढ़ से पढ़ता पढ़ती पढ़ते पढ़ा पढ़ी पढ़े बना। तो यानी कि जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि में परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाएं, और उन विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया आते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये सारे के सारे लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ये विकारी भी कहलाएंगे, पदबद्ध भी कहलाएंगे, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया भी कहलाएंगे। जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाते हो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब एक बच्चे का डाउट आ गया, और डाउट वो आया जो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। अब आदर्श पूछ रहे हैं सर अविकारी क्या होगा, जबकि 3 बार बता भी चुके हैं और अभी पढ़ाई नहीं, तो पूछना नहीं चाहिए था। तो जिन शब्दों पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर जो परिवर्तित ना हो, जो जैसे हो ऐसे के ऐसे ही रहे, उनको कहते हैं हम अविकारी शब्द। जैसे आज, कल, परसों, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अविकारी कहलाते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है अविकारी का। मतलब जो चीज आगे पढ़ाने वाले हैं कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, डाउट उसी में ही है, और जैसे वो टॉपिक कंप्लीट, डाउट कंप्लीट। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? अव्यय और निपात को। तो अविकारी शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव, काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अर्थात जो शब्द जैसे होते हैं वैसे ही, जो शब्द जैसे होते हैं वैसे ही सभी लिंग वचन पुरुष काल कारक में प्रयुक्त हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अविकारी। जैसे आज, कल, अब, अभी, परसों। जैसे आगे, पीछे, नीचे, इधर, उधर। जैसे अधिक, बहुत, अल्प, न्यून। जैसे धीरे, जल्दी, अचानक, एकदम, झटपट। ये सारे के सारे क्या हैं? अविकारी है। ये सारे के सारे क्या लाते हैं? कालवाची, काल को बताने वाले। ये कहलाते हैं स्थानवाची, स्थान जगह को बताने वाले। ये कहलाते हैं परिमाणवाची, क्वांटिटी मात्रा को बताने वाले। वाची का मतलब कहना या बोलना। और ये कहलाते हैं
रीतिवाची, कार्य के होने के तरीके को बताने वाले। आप में से ऐसा कौन सा विद्वान लेखक साहित्यकार या माइका लाल है जो आज को इन लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित कर सकता है, जो लिंग में बदल दे, वचन को बदल दे, पुरुष को बदल दे, काल में बदल दे या कारक में बदल दे। अर्थात क्या आप आज का लिंग आजी बना दोगे या आज का वचन में आजे हो जाएगा बहुवचन में, या पुरलिंग में आजा हो जाएगा आजी हो जाएगा। तो आज का आजे आजी आजे, कल का कले कली कले, अब का अबे अभी अबे, अभी का अभिये अभियों, परसों का परस्यों, आगे का आगी आगिए, पीछी नीची, इधरे इधरी उधरे उधरी, अधिके अधिकी, बहुते बहुती, अल्पी न्योनी धीरी। इनमें से अचानक का अचानक अचानकी, या एकदम का एकदमे एकदमा, या फिर झटपटी झटपटा, आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो शब्द जैसे होते हैं वो वैसे ही सभी लिंगों में, वचनों में, काल में, कारक में प्रयुक्त हो, उन्हीं को हम अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत का बहुतो नहीं होता है, अनेक का अनेको नहीं होता है। तो इसी वजह से आप बहुत सारी चीज गलत करते हो। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या थे? अविकारी, क्योंकि बदलते ही नहीं है लिंग वचन में। और ये लड़का लड़की लड़के, मेरा सुंदर पढ़, ये सब क्या है? ये विकारी है, ये बदल रहे हैं लिंग वचन काल कारक में, तो इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। तो कल जो पढ़ेंगे हम विकारी शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे हम विकारी शब्द संज्ञा, और संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के कुल भेद 5 और मूल भेद 3 होते हैं, इनके बारे में हम कल विस्तार से जानेंगे। तो रोज एक एक टॉपिक लेंगे, कल संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय और निपात। और DSSB के लिहाज से वो टॉपिक चल रहा है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। हालांकि यूपी टेट, सुपर टेट, बाकी टीचिंग के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में मिनिमम 4 मैक्सिमम 6% अकेले इस टॉपिक से ही आएंगे। 4 से लेके 6%, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया मिनिमम 3, अव्यय निपात 1, तो ये मिनिमम हो गए 4। इन 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चन, एक अव्यय और निपात का मिनिमम 4 मैक्सिमम 6% अकेले इस टॉपिक से आने हैं। और यही कारण है कि शब्द के भेद से DSSB में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शब्द के 4 भेद हैं। तीसरा भेद आपका चल रहा है, उस तीसरे भेद में पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर पढ़ेंगे हम अव्यय, और इसके बाद पढ़ेंगे निपात के बारे में। आज हमने भेदों से संबंधित सारे प्रश्न इनके कर लिए, विकारी और अविकारी को समझ लिया, और कल हम जो करेंगे संज्ञा अर्थात नाउन। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही है। लेकिन आप हिंदी से इन क्वेश्चनों को अपने पेपर में तब सही कर पाओगे जब आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में दोनों यूट्यूब चैनल सिलेक्शन दरबार और हिंदी बाई अरुण सर पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मेरा पर्पज एक ही है कि मैं हिंदी के दम पे आपको सिलेक्शन दिला पाऊँ, हिंदी में 100% परफॉर्मेंस हो जाए। अर्थात या तो 20 में से 20 DSSB में, के सुपर टेट में 20 में से 20, और यूपी टेट में 30 में से 30, सी टेट में 30 में से 30 क्वेश्चन जब आप करके आओगे तो तभी हमें तसल्ली होगी कि हाँ हमने और आपने मिलके कुछ मेहनत की है। अदरवाइज 5-7 क्वेश्चन गलत करके हिंदी सब करके आते हैं, लेकिन फाइनली प्यारे दोस्तों उनका सिलेक्शन मेन जो भर्ती होती है उनमें नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि वही 5-6 क्वेश्चंस हमारी मेरिट तय करते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं फिर संज्ञा के भेदों के साथ।